ये होता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू बिजी हैं लेबनान पे आक्रमण में। अब अमेरिका के सैनिक का क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरा अफगानिस्तान तो नहीं बन जाता है। और इस युद्ध में अमेरिका अपने जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, निमित्ज हो गया या फिर जिराल्ड और फोर्ड कैटेगरी का हो गया, ये एयरक्राफ्ट कैरियरों को लगभग 400-500 किलोमीटर दूर रखा है और बहुत दूर छुपा के रखा है, क्योंकि अगर इस पर अटैक हो गया ना तो पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती होगी और अमेरिका को मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान पे परमाणु बम मारना पड़ेगा। तो अगर ईरान पे परमाणु बम मारा तो रूस तुरंत मारेगा यूक्रेन के ऊपर। अब ईरान पे परमाणु बम इसीलिए नहीं मार रहा है कि जिस दिन मारा उसके अगले हफ्ते ही मारेगा जेलेंस्की को, उड़ा देगा यूक्रेन को। ये दुनिया में परमाणु बम रखने अलग चीज होता है, जल्दी कोई चलाता नहीं है परमाणु बम। और ईरान जो है वो साइबर वारफेयर और मनोवैज्ञानिक वारफेयर में बहुत आगे निकल रहा है। उसने क्या किया है, जो स्कूलों पे अटैक करने का आदेश देने वाले कमांडर थे जिन्होंने मिसाइल हमले का आदेश दिया था, उनका फोटो जारी किया है और पूछा है कि आपके घर में बेटियां नहीं हैं, आप कैसे सो लेते होंगे। ईरान के हैकर्स ने अमेरिका की FBI जो खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख काश पटेल का ही निजी ईमेल हैक कर ली थी। हालांकि उन्हें लगा कि बहुत बड़ा जानकारी मिल जाएगा, हैक लेंगे तो कुछ खास मिला नहीं, इनका 2-4 तो डांस करते हुए फोटो। तो अमेरिका में ये सब शराब, डांस, ये सब चीजें तो नॉर्मल चीज होती है। दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका ईरान के पर्शियन काल के जो वहां पर पर्शियन काल के जो पुराने धरोहर थे उनको ऊपर हमला करना चालू किया है और ईरान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को मारना चालू किया है। बदले में ईरान ने भी उधर उसकी यूनिवर्सिटी उस समय मारना चालू कर दिया है। उधर दोनों मिलकर मार रहे हैं। अब दोनों ओर से हो रहा है। ट्रंप डेली उठपटांग बयान दे रहा है, कह रहा हमको जो हमला करना था हमने कर दिया, हमने रिजीम चेंज कर दिया और परमाणु बम नहीं है। अमेरिका ने देख लिया ईरान के पास यूरेनियम भी नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग 2 हफ्ते में ईरान पे हमला करके वापस आ जाएंगे। अगले दिन कुछ और बोल देता है। हमेशा इसका बयान देखिएगा, फ्राइडे के दिन कुछ और होगा, मंडे के दिन कुछ और होगा। ये बयान तब देता है फ्राइडे के दिन जब शेयर मार्केट बंद हो जाए, उसका मंडे के दिन कुछ और कर देता है। तो शेयर मार्केट बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है युद्ध में, कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पर। और इधर देखेंगे तो अर्जेंटीना, देखिए इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी अगर कहीं रहते हैं तो अर्जेंटीना में रहते हैं। अर्जेंटीना ने क्या किया है, IRGC यानी ईरान की जो आर्मी उसको मिलिट्री आतंकवादी घोषित कर दिया। ले ये सब तो गजब है सब। भाई आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करो ना, एक से कहिए ना अर्जेंटीना से, अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मानेगा। ईरान के सेना को मार दिया, आतंकवादी बोल दिया सेना को। सोचा तो नहीं, मजाक मत बनाओ और ना इसे वो सब फायदा उठाने लगेगा सब कि भैया ये तो किसी को आतंकवादी बोल देता है। और इतना ही नहीं, सच में इसे अंग्रेज सभी दोगला होता है सब। समझिए कैसे। इस आदमी का नाम है अल जुलानी। ये आदमी अल जुलानी है। अल जुलानी अलकायदा का साथ था तो इसे अमेरिका और यूरोप ने आतंकवादी घोषित किया था। अल जुलानी ISI में था, ISIS में तो भी आतंकवादी था। लेकिन अमेरिका ने अल जुलानी को ही पैसा दिया और कहा कि तुम काम करो, यहां जो सीरिया है, सीरिया में बशर अल असद की सरकार को भगा दो। तो अल जुलानी अमेरिका से पैसा लेके बशर अल असद को भगा दिया। और जान के ताज्जुब होगा, इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट से हटा दिया और सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया। ये सब तो भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आतंकवादी तुम मानते हो, कल को आतंकवादी के श्रेणी से हटा दिए। अब ये क्या मतलब हुआ, जिसे तुम ग्लोबल टेररिस्ट कह रहे थे, ग्लोबल टेररिस्ट, उसको सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया और यूरोप की संसद में ले जाके घुमा रहा है सब। ये जुलानी को वहां ले जाके जुलानी को घुमा रहा है यहाँ पे अमेरिका में। अमेरिका एकदम कब किसको क्या कहेगा। तालिबान को इसी ने बनाया, तालिबान को इसी यही क्या हम लोग के लिए सरदर्द हो जाते हैं अफगानिस्तान में। ओसामा बिन लादेन को यही लाया, पैसा दिया और उसका जब इसी को मारा तो इसको खराब लगने लगा। हर जगह यही करते हैं सर। ब्रिटेन कह रहा है ईरान से, ब्रिटेन कि ईरान ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित और बाधित कर दिया है। तो ईरान ने कहा है कि पिछले 47 सालों से आप जो हमको बंद किए थे तो अच्छा लग रहा था, हम 2 हफ्ता से बंद किए तो चिल्लाने लगे। तो भैया इसमें पूरे ग्लोबल ट्रेड पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अब दोनों तरफ से ना अलग अलग लेवल के वार किए जा रहे हैं और यह वार एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने जा रहा है। आप इसे समझिएगा। सऊदी अरब का यहाँ पर जेद्दा शहर जो है, यहाँ पे 2 धार्मिक शहर हैं, एक मक्का शहर है और एक मदीना शहर है। अब ये मक्का मदीना धार्मिक शहर है। सऊदी अरब ने क्या किया है, इस मक्का से थोड़ा दूर एक शहर है, नाम है ताइफ शहर है यहाँ पर, और ये मक्का से जस्ट सामने है। देखिए यहाँ पर मक्का के जस्ट सामने तैफ। हम इस नक्शा में बना देते हैं, ये है मक्का
और ये जो तैफ शहर है ये जस्ट इसके सामने है। सऊदी अरब ने क्या किया है, तैफ शहर में अमेरिका को सैन्य अड्डा दे दिया है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने इस तैफ शहर से यह भी आदेश दे दिया, अनुमति दे दिया कि इस सैन्य अड्डा से ईरान के ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। अब जरा समझिएगा, ईरान जब उधर से मिसाइल मारेगा, ईरान जब उधर से मिसाइल मारेगा तो तैफ पे लगे तो ठीक है, लेकिन अगर ये मिसाइल आगे गया तो सीधे मक्का शहर पे जाएगा, और यहां पे मक्का शहर पे अगर आ गया तो वहां खाने काबा है। अब ये धार्मिक रूप चौपट कर देगा सब। अब बताइए, यहां पर सैन्य अड्डा है, यहां एकदम आमने सामने, ईरान मारेगा तो एकदम, अगर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जो सऊदी अरब में काम किए होंगे उन लोग को ये आइडिया होगा। तो ये युद्ध कब तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेता है ये किसी को नहीं पता चलता है। दुनिया अजीब रोल में जा रही है। जैसे ये खबर आया तो रूस के पास चेचन्या है, रूस का निचला एरिया चेचन्या है, और ये रूस के सबसे खतरनाक चेचन लड़ाके होते हैं सब। अब इन चेचन लड़ाकों ने कह दिया है कि हम कैस्पियन सागर पार करके ईरान में चले आएंगे। अब रूस और ईरान में कनेक्टिविटी हमेशा सबसे इजी रहेगी, क्योंकि यहां पे है कैस्पियन सागर, और इन कैस्पियन सागर में यहां पर चीन और रूस का ज्यादा दबदबा है, वो यहां से ईरान में डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अभी चीन को जो भी हथियार देना है वह पहले पहुंचाता है रूस में, और रूस पहुंचाता है कैस्पियन सागर से ईरान में, तो उसकी सप्लाई नहीं रोक सकते हैं। यानी ईरान ने तो दुनिया को निचवा से रोक दिया है और अपने ऊपर से चालू रखा है, ऊपर से अपने चालू रखा है। तो ईरान इधर चल रहा है, और अगर चेचन चले हैं तो ये अलग लेवल का युद्ध चला जाएगा और बहुत लंबा युद्ध चला जाएगा। और अगर ये युद्ध लंबा गया और ईरान को ये लोग अफगानिस्तान की तरह तहस नहस करे और यहां पर कोई मिलिटेंट ग्रुप आ जाएगा, तो वो मिलिटेंट ग्रुप अब क्या हमला करेंगे सब, क्योंकि अमेरिका की बोइंग कंपनी जो सिविलियन जहाज बनाती है वो लड़ाकू जहाज भी बनाती है, मिसाइल भी बनाती है। अब ईरानियन का कहना है कि अब हम सिविलियन को भी मारेंगे जो इस कंपनी का जहाज यूज करेगा। अब या तो इंडिया, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में इन जहाजों को ग्राउंड करना पड़ेगा, और नहीं तो पता चला 1000 साल में एको बार मार दिए तो कंपनी का, तो लोग बैठने से डरेंगे। पता चला कह देगा टेस्ला में जो बैठेगा फोड़ेंगे यहां पर, और मान के चलिए किसी देश में एको को फोड़ दिया तो लोग टेस्ला खरीदने से डराएंगे। अब ये सब क्या है, सब इस पे चाल में है सब। और इनको ये सिखाएगा कौन, ये चेचन वाले, चेचन्या वाले इसी समय माहिर हैं सब यहाँ, कि कहेंगे तो अर्थव्यवस्था तोड़ दो यहाँ। अब ये किस रूप में ले जाएगा किसी को नहीं पता। इधर ही जेडी वेंस भाई साहब, ये पता नहीं कौन नशा में है, ये कह रहा है कि ईरान झोला में टांगने वाला परमाणु बम बनाया है। ए चचा, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बुझाता है कि नहीं बुझाता है? परमाणु बम में इतना रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, कंट्रोल्ड बम्बार्डमेंट कराया जाता है, प्रेशर उतना होना चाहिए, टेम्परेचर। ये कौन सी बोलते हैं कि झोला में बैग लेके परमाणु बम मारेगा? ऐसा छोटा परमाणु बम बनता ना तो पाकिस्तान से आतंकवादी सब डेली हम लोग के इंडिया पे आकर एक को बीक के चल जाता सब। वो तो गनीमत है कि इतना छोटा परमाणु बम नहीं बन सकता है, लेकिन ये अमेरिका का है सब, हाईली इंटेलेक्चुअल। हालांकि अगर ईरान कमजोर पड़ेगा और घिर जाएगा तो ईरान एटॉमिक बम के जगह पे डर्टी बम का यूज करेगा। डर्टी बम वो होता है जो ज्यादा तबाही नहीं पहुंचाता है, जबकि बीमारी फैलाता है। जैसे यूरेनियम भर के फेंक देगा, फास्फोरस भर के फेंक देगा, तो ऐसे जहर वाला फैलाने का काम करेगा, तो इससे ज्यादा दिक्कत आएगा। अब वो डूबता इंसान के कुछ भी कर सकता है, किसी को नहीं पता रहता है। और यहां पर हो सके तो वो आगे जाके इस तरह के डर्टी बम्स का यूज करेगा। पहले तो ईरान का जो अयतुल्ला खामेनी थे, उन्होंने कहा कि परमाणु बम नहीं बनाना है, परमाणु बम को नहीं बनाना है। लेकिन अगर ये युद्ध रुका, अमेरिका को तो रुकना ही पड़ेगा, अभी तक तो यही लग रहा है, और अगर ये युद्ध रुका तो याद रखिएगा 6 महीने के अंदर चाइना, उत्तरी कोरिया और रूस, तीनों देश का नाम याद रखिएगा, 6 महीने के अंदर चाइना, उत्तरी कोरिया और रूस और ईरान मिलकर परमाणु बम 6 महीने में बना देंगे, क्योंकि इन लोग के पास यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 ही परमाणु बम के काम में आता है, 238 काम में नहीं आता है, और इसी से उसे छाना जाता है। ये सेंट्रीफ्यूल होते हैं, ये बहुत जल्दी बना देंगे सब ईरान। और आने वाले समय में कहाँ क्या होता है किसी को नहीं पता। ईरान ने इतना खतरनाक चाल चला, वो शुरुआत में अपने सस्ते ड्रोन, सस्ती मिसाइलें इतना मारा कि यूएसए का, उसके पड़ोसी देशों का, इजराइल का, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक में, सऊदी अरब में जितने एयर डिफेंस सिस्टम से आधे से ज्यादा खत्म हो गए सब। 80% उनकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम ये जो ड्रोन आ रहा है इसको मारे या ना मारे। अब ये हाल हो गया है, तो आने वाले 1 हफ्ते में और मारेगा। उसने बोला 1 अप्रैल के इनके हम जितने बड़ी कंपनियां हैं उस पर मारेंगे। अमेजोन वाले पे मारियो दिया, सोचा 1 अप्रैल 8 बजे बोलकर मारियो दिया अमेजोन वाले पे।
तो इतना एक्यूरेसी हो गया है उसको। और सऊदी अरब में अमेरिका का एवेक्स जहाज था। एवेक्स जहाज उसे कहते हैं कि जो पैसेंजर जहाज की तरह ही होता है, अंदर पूरे इसके सेंसर लगा होता है और ये रडार है। ये चारों डायरेक्शन में लगभग 600 किलोमीटर दूर देख सकता है, 600 किलोमीटर दूरी तक ये देख सकता है। ये एवॉक्स रडार होता है इसके ऊपर। और ये खड़ा था सऊदी अरब के किंग सुल्तान एयरबेस पर। और इस एयरबेस पर ईरान ने कितना पिन पॉइंट में हमला किया होगा कि इस जहाज में ये हिस्सा अगर टूट भी जाए, अगर ये बच गया, तो इसका मेन चीज ये होता है, ईरान ने इस खड़े जहाज पे जो हमला किया है, आप गौर करके देखिए कहां मारा है। एग्जैक्ट ये विंग, ये टेल स्टेबलाइजर दिख रहा है, एकदम इसी के ऊपर मारा है और सबसे मेन चीज उड़ा दिया है। 6-7 गो उसके पास अभी फिलहाल था, हालांकि टोटल उसके पास 15-16 है, उसको ही उड़ा दिया। एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार रहा है उसका रिफ्यूलर, उसका एयरक्राफ्ट, ये रडार। तो ईरान जो है वो रडार और आंखों पर ही हमला कर रहा है और ईरान को इसके लिए मदद कर रहा है रूस। अब ईरान की जो मिसाइलें हैं, जो पहले केवल 20% अपने टारगेट पर पहुंच पाती थी, बाकी इंटरसेप्ट हो जाती थी, अभी इंटरसेप्टर की संख्या खत्म हो गई है और इतना सेचुरेट कर रहा है कि अब ईरान की मिसाइलें 80% अंदर तक जाके पेनिट्रेट करके चली आ रही हैं सब। और इन सब में दोनों ओर से बहुत नॉर्मल ह्यूमैनिटीज और पर्यावरण